Good afternoon, dear students. Today our topic is chromosomal theory of inheritance. As in our previous lectures or in your previous classes, we have discussed about the Mendel's laws of inheritance, and at the end we already have discussed that why the Mendel could not recognized at his time. Clear? तो जैसे मेंडल थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया था अपनी लॉज को, अपने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को जो उन्होंने डिस्कवर किए थे, वो ईयर 1865 में किए थे। बट कब तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहे वो? 1900 तक, जब तक जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको वर्ल्ड के सामने नहीं लाया एज अ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको वैसे भी क्लियर है कि वो अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा 1900 तक। क्लियर? तो फर्स्ट उसमें जो हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन, कि उस टाइम में कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। क्लियर? जैसे कि आज के दिनों में है, तो उतना वाइडली वो पब्लिश नहीं कर पाया अपने वर्क को। और सेकंड था उसमें जो उसने फैक्टर्स दिए। क्लियर? जो जिनको आज हम जीन्स बोलते हैं। क्लियर? तो वो जो फैक्टर्स थे, जो उन्होंने पेयर ऑफ एलील्स को बोला कि वो जो उन्होंने फैक्टर्स में आपने देखा था कि पेयर ऑफ एलील्स टर्म्स यूज़ किया था उसने। तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, क्लियर, हिज कंटेम्प्रेरीज थे, जो साइंटिस्ट थे उनके टाइम के, उन्होंने इसको क्या नहीं किया, उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर? और थर्ड उसका रीज़न था जो उसकी मैथमेटिकल अप्रोच थी मेंडल की। उसने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको उसने स्टैटिस्टिकली, जो भी सीड्स बन रहे थे, जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही थी, तो उनको अच्छे से उन्होंने क्या किया था, डाटा रिकॉर्ड बना के रखा था। क्लियर? और जो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे स्पेशली, उन्होंने उसको क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया उसको, कि जो उसकी मैथमेटिकल अप्रोच थी इन द फील्ड ऑफ बायो। क्लियर? सो उसके बाद जो 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फिर वर्ल्ड के सामने लेके आए वो। क्लियर? उसके बाद आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और जो प्रपोज किया वाल्टर सुटॉन एंड थियोडर वोवेरी ने इन 1902। क्लियर? तो उन्होंने जो ये 2 साइंटिस्ट है, क्लियर, उन्होंने क्या किया, जो पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थी, क्लियर, उसको कनेक्ट किया किसके साथ? मेंडल्स के जो लॉ थे, जो उसने सेग्रीगेशन बोला। क्लियर? सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। क्लियर? तो इन साइंटिस्ट ने किया कि जो फैक्टर थे, जो मेंडल ने फैक्टर्स बोले थे, उनको किसके साथ पेयर अप किया? उन्होंने क्रोमोसोम्स के साथ पेयर अप किया। क्लियर? उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे अगर मैं राइट करूँ तो जो knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles। क्लियर? जो मेंडल्स के फैक्टर्स थे उनको किसके साथ उन्होंने पेयर अप किया? क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के साथ। एंड दिस दे गिव them a name, and that name is chromosomal theory of inheritance। So understood कि why this theory, they have proposed this theory। किसके लिए प्रपोज किया उन्होंने? फैक्टर्स को, पेयर ऑफ फैक्टर्स को, क्रोमोसोम्स, जैसे हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, क्लियर, कैसे वो जाते हैं, तो जैसे उसने मेंडल ने बताया था वो पेयर ऑफ फैक्टर्स के लिए बताया था, या उसने एलील्स टर्म दिया था इन केस ऑफ जो आज हम जीन्स बोलते हैं। क्लियर? तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको पेयर अप करके, दोनों को कंपेयर करके ये थ्योरी दी। क्लियर? सो नेक्स्ट यू विल स्टडी अबाउट दिस थ्योरी।
सो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या बोला इस थ्योरी ने, मेंडेलियन फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स which show segregation and independent assortment at the time of transmission from one generation to the next. हमने लॉज ऑफ हमने मैंडल्स लॉ स्टडी किया, उनमें हमने मैंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी स्टडी किया, मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी स्टडी किया. जो सेग्रीगेशन लॉ हमने स्टडी किया वो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ किया, और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया वो हमने किसके साथ किया, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ किया. क्लियर. तो उसी को हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ये बोल रहे क्रोमोसोम्स के ऊपर वो फैक्टर्स प्रेजेंट है, कौन से, जो मेंडल ने फैक्टर बोले थे. क्लियर. सो इसके फीचर्स जो इस थ्योरी के हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो हियर इज फर्स्ट, gametes constitute bridge between one generation and next generation. They are of two types, sperm and ovum. क्लियर. जो gametes हैं वो क्या होते हैं, ब्रिज फॉर्म करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. तो वो क्लियर है सभी को. जब गैमीट्स बनते हैं तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स. आपको ये भी क्लियर है जब गैमीट्स कैसे बनते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, दे आर हैप्लॉइड. क्लियर. और नेक्स्ट जनरेशन में जब वो जाते हैं तो जो इंडिविजुअल बनता है दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर. वो कब बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. Next feature is the two gametes which fuse during sexual reproduction contribute equally in the genetic constitution of the offspring. क्लियर. जो सेकंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो फ्यूज़ हुए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होकर न्यू इंडिविजुअल बना, तो वो इक्वल प्रोवाइड कर रहे हैं. ये हमने ह्यूमन बींग्स के केस में भी देखा हुआ है. क्लियर. जहाँ पे क्या होता है 46 क्रोमोसोम है और गैमेट्स में कितने आते हैं वहाँ पे 23 गैमेट्स. तो इक्वली वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर, एंड the next generation will again be of having 46 chromosomes. So this was the second feature. Then third feature of this theory, out of the sperm only nucleus passes into the egg for fertilization, therefore the hereditary information must be contained in the nucleus of the gametes. क्लियर. जो हमने सेल डिवीज़न लास्ट ईयर आपने स्टडी किया था. क्लियर. अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं फर्टिलाइजेशन, आपने फर्स्ट यूनिट स्टडी किया रिप्रोडक्शन में, दिस इज ओवम हैविंग वन न्यूक्लियाई. क्लियर. हियर द स्पर्म विद द फ्लैजिला. क्लियर. और यहाँ पे आपको एक बात क्लियर होगी कि जब यहाँ पे फ्यूज़न होता है तो पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता है, सिर्फ क्या एंटर करता है, ओनली मेल गैमीट और न्यूक्लियस. और उस न्यूक्लियस में क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स. क्लियर. तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि पूरा स्पर्म ना जाके सिर्फ न्यूक्लियस जा रहा है. क्लियर. कि जो पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस में है, न्यूक्लियस में है. क्लियर. देन नेक्स्ट, fourth postulate or the fourth feature, nucleus contains chromatin which organizes to form chromosomes at the time of division. Therefore chromosomes would be carrying the hereditary information. In your 11th class you have studied about the cell division. In the interphase you see the genetic material as thread like structure which we call chromatin. As it condenses it form chromosomes. और वो क्रोमोसोम्स भी कैसे होते हैं, टू फॉर्म्स में, होमोलोगस पेयर्स में होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन्स जैसे 46 क्रोमोसोम है तो वो 23 पेयर्स बनाएंगे.
नेक्स्ट, any deficiency or addition in the chromosomes produces changes in the organism. Later in the chapter we will study about the addition or deletion of chromosomes and their deficiency disorders. So look at here, 46 chromosomes are there. 23 comes from father and 23 comes from mother. और at the time of gamete formation, क्लियर, जब गैमीट बन रहा है यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि यहाँ पे 24 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. क्लियर, जब सेपरेट हो रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, 23 आ रहे हैं, बट यहाँ पे कैसा, सब गैमीट्स में क्यों आएंगे 23? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मियोसिस. जो गैमीटोजेनेसिस है, दैट इज अ मियोटिक प्रोसेस, एंड एज यू ऑल नो दैट मियोटिक प्रोसेस, there is reduction of genetic material. Clear, there will be half the number of chromosomes as that of the parents, that is reductional division. So assume here that with any consequences there comes one more chromosome or one extra chromosome, and it is having now, this gamete is having now 24 chromosomes, and when the fertilization takes place it will becomes 47 instead of 46. क्लियर, अब 46 से 47 हो गया. इसका मीनिंग ये नहीं है कि बहुत सुपीरियर हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म. दैट ऑर्गेनिज्म विल हैविंग सर्टन डिफेक्ट्स इन हिज और हर बॉडी. क्लियर, कोई ना कोई वहाँ पे डिसऑर्डर आ जाएगा जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, और इस चैप्टर में हम नेक्स्ट वो स्टडी करेंगे. क्लियर, so fifth point is clear. Then comes the sixth point. There is parallelism between Mendelian factors and chromosomes. A gamete contains only one Mendelian factor out of the two. It has only one chromosome out of the two. How is it relating the two? The chromosomal theory कैसे relate कर रही है Mendelian factors को और chromosomes को. Clear? Mendel's factor and chromosomes. यहाँ पे हम 46 क्रोमोसोम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम 2 मेंडेलियन फैक्टर्स बोल रहे हैं. क्लियर, तो जो नेक्स्ट जो गैमीट बन रहे हैं तो उसमें 1 आ रहा है, 1 मेंडेलियन फैक्टर आ रहा है, और जो नेक्स्ट इसमें भी गैमीट्स बन रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 23 आ रहे हैं क्रोमोसोम्स. तो क्या शो कर रहा है ये, पैरेललिज्म. मीन्स यहाँ भी हाफ हो रहे हैं, यहाँ भी हाफ हो रहे हैं. और आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब मेंडल के टाइम में क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो भी एक रीज़न था कि उसके जो वर्क था वो एक्सेप्ट नहीं किया साइंटिस्ट ने. क्लियर, क्योंकि उनको उस टाइम क्रोमोसोम्स के बारे में नॉलेज नहीं था. बट ये 2 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं. Clear, that's why they show parallelism. So next comes here the 7th point. There are 2 chromosomes of each type in an individual. Likewise, there are a pair of Mendelian factors for each character. Clear? So next जो लेंगे हम, यहाँ पे हम Mendelian factors लेंगे. Here we will take chromosomes. तो हमने Mendelian factors में क्या लिया था, 2 एलील्स ऑफ अ करेक्टर और 2 फैक्टर्स ऑफ अ करेक्टर. जो ट्रेट हमने लिया था जैसे करेक्टर उसमें टॉलनेस का. क्लियर, तो 2 है इसमें और इसमें भी 2 है, एक टॉलनेस का और सेकंड ऑफ ड्वार्फनेस. और क्रोमोसोम्स में क्या